हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र को क्लियर करेंगे। इससे पहले हम कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाड़ी की नई नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आइए दोस्तों, परिसंचरण तंत्र को क्लियर करते हैं। परिसंचरण तंत्र, इसको इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे, तंत्र का मतलब क्या होता है। तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। जी हाँ दोस्तों, अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हम आपको बताए थे, तंत्र का मतलब कुछ अंगों का समूह होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब होता है घूमने वाला, और तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह, अर्थात वह अंगों का समूह जिसमें रक्त चारों ओर घूमता है। तो जैसा कि स्टूडेंट, तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। तो परिसंचरण तंत्र में कितने मुख्य अंग होते हैं जो भाग लेते हैं? तो स्टूडेंट, मुख्य रूप से दो अंगों को मिलाकर परिसंचरण तंत्र बनता है। नंबर 1 हृदय, जिसको हार्ट बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं, ये दोनों अंग जो हैं वो परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम हृदय और ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे। कुछ बेसिक फैक्ट हैं, उनको जान लेते हैं। रुधिर परिसंचरण के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रुधिर परिसंचरण के बारे में किसी ने बताया था तो वो विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे। स्टूडेंट, रुधिर होता है, या हम रक्त कह सकते हैं, या देसी भाषा में हम खून भी कहते हैं, ये एक ही बात होती है। रुधिर परिसंचरण के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। जो रुधिर का परिसंचरण होता है, इसके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है, जो रुधिर होता है उसके अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं और रुधिर के परिसंचरण को एंजियोलॉजी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण 2 प्रकार से होता है। स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है रुधिर कितने प्रकार से परिसंचरित होता है? तो रुधिर 2 प्रकार से परिसंचरित होता है। नंबर 1 खुला परिसंचरण, नंबर 2 बंद परिसंचरण। तो ये स्टूडेंट क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले खुला परिसंचरण को समझते हैं। खुला परिसंचरण का मतलब स्टूडेंट होता है कि किसी भी बॉडी में ब्लड खुला हुआ पड़ा रहता है, यानी कि पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, खुले रूप में करता है। इसके स्टूडेंट एग्जाम्पल होते हैं कॉकरोच, घोंघा है, ऑक्टोपस है, तितलियां हैं या कीड़े मकोड़ों हैं। इन सभी में जो रुधिर का परिसंचरण होता है वो खुला हुआ होता है। स्टूडेंट, आपको पता होगा, इन्हीं कीटों के बारे में हम आपको आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में बताए थे। अर्थात मोलस्का और आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीवों में जो रक्त का परिसंचरण होता है वो खुला परिसंचरण होता है। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा होगा, मच्छर होता है, मच्छर में भी खुला परिसंचरण होता है। तो स्टूडेंट, आप देखते होंगे मच्छर के पीछे वाला हिस्सा पारदर्शी होता है। अगर मच्छर किसी का खून पीता है, उसके बाद आप उसे देख सकते हैं तो उसका खून एक तरफ भरा हुआ दिखाई पड़ता है और ब्लड खुला हुआ पड़ा रहता है। उस ब्लड के संचरण को हम खुला परिसंचरण कहते हैं। नंबर 2 पढ़ते हैं बंद परिसंचरण। स्टूडेंट, बंद परिसंचरण क्या होता है? बंद परिसंचरण में स्टूडेंट जो ब्लड होता है वो नलिकाओं में बहता है, अर्थात नसों में बहता है। वो खुले रूप में नहीं बहता है, वो नसों में बहता है। तो जिन जीवों में ब्लड नसों में बहता है तो उसको हम बंद परिसंचरण कहते हैं। स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल जैसे मानव है, मानव में डक्ट होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जिसको नस कहते हैं, जिसको नर्व कहते हैं। और मानव किस में आता है? स्तनधारियों में। तो स्टूडेंट, स्तनधारियों का जो ब्लड का संचरण होता है वो बंद परिसंचरण होता है। एब्स में अर्थात पक्षियों में भी बंद परिसंचरण होता है। उभयचरी है, सरीसृप है, इन सभी में बंद परिसंचरण होता है। तो स्टूडेंट, खुला परिसंचरण के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉकरोच में कैसा होता है या घोंघा में कैसा होता है। तो कॉकरोच, घोंघा, ऑक्टोपस, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं उनमें खुला परिसंचरण होता है। स्तनधारी, एब्स, उभयचरी, सरीसृप, इनमें बंद परिसंचरण होता है। तो स्टूडेंट, ये बेसिक जानकारी थी रुधिर परिसंचरण के बारे में। अब स्टूडेंट, हम रुधिर परिसंचरण के अंगों को एक एक करके समझेंगे। तो जैसा कि आपको बताए थे, रुधिर परिसंचरण में कौन कौन से अंग होते हैं? तो नंबर 1 हृदय होता है, नंबर 2 ब्लड वेसल्स होती हैं। इनमें सबसे पहले हम हृदय को समझेंगे। हृदय को स्टूडेंट हार्ट भी कहते हैं। हृदय परिसंचरित अंग होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम परिसंचरण तंत्र में बताए थे कि परिसंचरण तंत्र के 2 मुख्य अंग होते हैं। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 ब्लड वेसल्स। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हृदय कैसा अंग होता है? हृदय परिसंचरित अंग होता है। इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं।
स्टूडेंट जैसा कि हम आपको अभी बताए थे, रुधिर के परिसंचरण के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और स्टूडेंट आपको एक बात और बता दूं, हृदय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यह एक मांसपेशीय अंग है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हड्डियां नहीं होती हैं, इसमें ना रिब्स होती हैं अर्थात ना तो पसलियाँ होती हैं, तो इसमें हड्डियाँ और पसलियाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मांसपेशीय अंग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हृदय कैसा अंग होता है, तो हृदय सिर्फ और सिर्फ मांसपेशीय अंग होता है, अर्थात मांसपेशियों से पूरा बना हुआ होता है। बच्चों में मांसपेशियाँ लगभग 700 होती हैं, वयस्क में मांसपेशियाँ लगभग 639 होती हैं। इसका वजन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हृदय का वजन कितना होता है, तो हृदय का वजन 300 ग्राम लगभग होता है। स्टूडेंट जो मानव का हृदय होता है उस हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम का होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन लगभग में 300 ग्राम ही ऑप्शन में रहता है और उसी को हम टिक करते हैं। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है हृदय का, तो हृदय का आकार मुट्ठी की तरीके से होता है। तो इस बात को स्टूडेंट याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से भी कि हृदय का आकार कैसा होता है, तो हृदय का आकार मुट्ठी के तरीके का होता है। और जैसा कि आपने 6th 7th 8th या 9th 10th में देखा होगा, हृदय का आकार वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हृदय का आकार मुट्ठी के तरीके का होता है। स्थिति अर्थात इसका मतलब स्टूडेंट होता है कि हृदय की स्थिति कहाँ होती है, हृदय कहाँ शिफ्ट होता है, हृदय कहाँ होता है। तो स्थिति स्टूडेंट होती है, ये सीने में होता है, और सीने में कहाँ पर होता है, फेफड़ों के बीच में होता है। स्टूडेंट दोनों फेफड़ों के बीच में एक स्टर्नम नाम की हड्डी होती है, जैसा कि हम आपको कंकाल तंत्र में बताए थे, और वहीं पर हार्ट होता है। स्टूडेंट हृदय जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, स्टर्नम नाम की हड्डी के बिल्कुल पीछे होता है। लेकिन स्टूडेंट जो हृदय होता है वो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, और लेफ्ट की तरफ काफ़ी झुका हुआ होता है। अगर स्टूडेंट पसलियों के आधार पर देखा जाए अर्थात रिब्स के आधार पर देखा जाए, तो ऊपर से 2nd रिब्स से लेके नीचे 6th रिब्स तक हार्ट स्थित होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम कंकाल तंत्र में रिब्स के बारे में बताए थे अर्थात पसलियों के बारे में बताए थे, तो सबसे पहले बताए थे कि रिब्स कितनी होती हैं, तो रिब्स 24 होती हैं अर्थात 12 जोड़ी होती हैं। 12 एक साइड होती हैं और 12 दूसरी साइड होती हैं, और ये 12 पसलियाँ जो होती हैं वो दोनों फेफड़ों में लगी हुई होती हैं, और दोनों फेफड़ों के बीच में स्टर्नम नाम की हड्डी होती है, और उसी हड्डी के बिल्कुल बीच में हार्ट स्थित रहता है। और हार्ट जो होता है वो लेफ्ट की साइड झुका हुआ होता है, लगभग 70 से 80% लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, राइट की तरफ ओनली 15 से 20% ही होता है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं, स्तनधारियों में हृदय 4 चेंबर वाला होता है, मानव स्तनधारियों में आता है। स्तनधारियों के हार्ट में जो चेंबर होते हैं वो 4 चेंबर होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, मत्स्य वर्ग में हार्ट चेंबर 2 होते हैं, एम्फीबियन वर्ग में अर्थात उभयचरी वर्ग में हार्ट में चेंबर 3 होते हैं। इसके बाद बताए थे रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप 3 चेंबर होते हैं। इसके बाद एब्स अर्थात पक्षी वर्ग के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, और स्तनधारियों के हृदय में भी 4 चेंबर होते हैं। तो स्टूडेंट मानव जो होता है वो स्तनधारियों में आता है, और मानव के हृदय में भी 4 चेंबर होते हैं। हृदय का कार्य रक्त को पंप करना होता है, अर्थात रक्त जो होता है शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। तो वो कैसे पहुंचता है, तो स्टूडेंट जो हृदय होता है, हृदय बहुत तेज़ी से पंप करता है अर्थात प्रेशर करता है, उसके बाद में जो रक्त होता है वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय का कार्य क्या होता है, तो हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना अर्थात रक्त को प्रेशर करना, प्रेस करना रक्त को। हृदय की धड़कन को थायरॉक्सिन हार्मोन उत्तेजित करता है। हृदय को पंप करने के लिए कौन उकसाता है अर्थात उसे कौन बताता है कि आपको धड़कना है, तो स्टूडेंट थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, वो हृदय को बताता है कि आपका काम क्या है, आपका काम धड़कना है। और जब आप धड़कोगे तो रक्त पंप होगा, और रक्त जब पंप होगा तो रक्त प्रेशर के साथ में शरीर के सभी अंगों तक पहुंचेगा। तो स्टूडेंट जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, एक वीडियो हम ग्रंथियों के बारे में बनाएंगे और सभी ग्रंथियों को पढ़ेंगे, और वहीं पर हम सभी हार्मोन को भी पढ़ेंगे। हृदय को धड़कने के लिए उत्तेजित कौन करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन उत्तेजित करता है। हृदय की संरचना, तो स्टूडेंट अब हम हृदय की संरचना को समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट ये हृदय का जैसे फिगर बना हुआ है, हृदय कुछ इस प्रकार से होता है, और ये ऊपर से जब देखते हैं तो बिल्कुल ये मुट्ठी की तरह दिखता है। हृदय को 4 चेंबर में बांटा गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट ये हृदय है,
इसको 4 चेंबर में बांटा गया है, ये आपको दिख भी रहा होगा। इस तरीके से ये 4 चेंबर में बटा हुआ है। तो स्टूडेंट जो 4 चेंबर में हृदय को बांटता है, कौन बांटता है? तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है सेप्टम मांसपेशी, अर्थात स्टूडेंट जो सेप्टम नाम की मांसपेशी होती है वो हृदय के बीच में कुछ इस तरीके से होती है और कुछ इस तरीके से होती है। तो सेप्टम नाम की जो मांसपेशी है वो हृदय को 4 चेंबर में अर्थात 4 कक्षकों में या 4 कोष्ठकों में विभाजित करती है। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है हृदय में, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं या 4 चेंबर होते हैं। तो स्टूडेंट जो राइट साइड ऊपर वाला चेंबर होता है इसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं, हिंदी में इसे दायां आलिंद कहते हैं। और स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड ऊपर वाला चेंबर होता है उसको हम लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं या वाया आलिंद कहते हैं। जो राइट साइड पर नीचे वाला चेंबर होता है उसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं, हिंदी में इसे दायां निलय कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे वाला चेंबर होता है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, वाया निलय कहते हैं। तो स्टूडेंट ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को निलय कहते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं, इंग्लिश में नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। अरे हार्ट में ब्लड आता है तो कैसे आता है और किस वाले चेंबर में आता है? तो स्टूडेंट हमारे शरीर से पंप होने के लिए रक्त जब हमारे हार्ट में आता है तो हार्ट के राइट ऑरिकल में आता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारे सभी अंगों से ब्लड हमारे हार्ट में आता है और हार्ट के किस चेंबर में आता है? तो राइट ऑरिकल में आता है अर्थात दायां आलिंद में आता है। वो अशुद्ध रक्त होता है अर्थात CO2 युक्त होता है अर्थात नीला रक्त होता है। तो स्टूडेंट जो दायां आलिंद है अर्थात राइट ऑरिकल है इसमें अशुद्ध रक्त आता है और हमारे शरीर के सभी अंगों से जो रक्त वापस आता है वो राइट ऑरिकल में आता है। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड बल्ब लगे होते हैं। स्टूडेंट ये 3 बल्ब लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। सेप्टम नाम की जो मांसपेशी है जो स्टूडेंट हृदय को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है इस तरीके से, वहाँ पर 3 वल्व लगे होते हैं जिसको ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं, हिंदी में इसको त्रिकपाट वल्व कहते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो रक्त राइट ऑरिकल में आया है वो राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में आता है और किसके माध्यम से आता है? तो ट्राइकस्पिड वल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आता है। इसके बाद स्टूडेंट राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में क्या होता है कि इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वल्व लगा होता है अर्थात राइट वेंट्रिकल में भी एक वल्व लगा होता है जिसको सेमी लोनार वल्व कहते हैं। सेमी लोनार वल्व से स्टूडेंट जो रक्त आया है अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त जो आया है वो कहाँ जाता है? वो स्टूडेंट पल्मोनरी धमनी में आता है। पल्मोनरी धमनी को स्टूडेंट फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं या फेफड़ा वाली धमनी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट पल्मोनरी धमनी जो होती है वो राइट वेंट्रिकल में सेमी लोनार वल्व से जुड़ी रहती है और उसके बाद में दूसरी तरफ हमारे लंग्स से जुड़ी रहती है अर्थात फेफड़ों से जुड़ी रहती है। तो स्टूडेंट जो अशुद्ध रक्त राइट ऑरिकल में आया था ट्राइकस्पिड वल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आया और सेमी लोनार वल्व से निकलकर पल्मोनरी धमनी अर्थात फुफ्फुस धमनी से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है, हमारे दोनों फेफड़ों में जाता है। और दोनों फेफड़ों में क्या कार्य होता है? तो स्टूडेंट जो अशुद्ध रक्त था उसको शुद्ध करना अर्थात CO2 को आउट करना और O2 को इन करना। स्टूडेंट जो CO2 युक्त रक्त होता है उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। और फेफड़ों का काम क्या होता है? लंग्स का काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है, CO2 को बाहर निकालना और O2 को रक्त में घोलना ही शुद्धिकरण कहलाता है। और शुद्धिकरण कौन करता है? तो शुद्धिकरण फेफड़ा करते हैं। स्टूडेंट फेफड़ा हमारे श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है इसलिए हम फेफड़ों को श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूज है फेफड़ों का इसलिए आपको बताया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बता रहे हैं सेमी लोनार बल्ब से होता हुआ पल्मोनरी धमनी में आता है और पल्मोनरी धमनी को हिंदी में फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये धमनी आके कहाँ जुड़ी होती है? तो फेफड़ों में जुड़ी होती है और फेफड़ा क्या कार्य करते हैं? हमारे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। और जैसे ही CO2 बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन घुल जाता है वो रक्त कैसा हो जाता है? वो रक्त शुद्ध रक्त हो जाता है।
जाता है। स्टूडेंट वो शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? वो शुद्ध रक्त लंग्स से ही जुड़ा रहता है पल्मोनरी सिरा, जिसको फुफ्फुस सिरा कहते हैं। और पल्मोनरी सिरा से होते हुए इस तरीके से स्टूडेंट वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, अर्थात वाया आलिंद में आता है। स्टूडेंट वाया आलिंद में शुद्ध रक्त होता है। स्टूडेंट इस बात को आपको ध्यान रखना है, अर्थात राइट वाले साइड पे, तो राइट चाहे ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, इन दोनों में जो रक्त होता है वो अशुद्ध होता है, CO2 युक्त होता है, अर्थात नीला रक्त होता है। और जो ऑरिकल में होता है या वेंट्रिकल में होता है, और किस साइड वाले? लेफ्ट साइड वाले ऑरिकल और वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट रक्त कहाँ तक आ गया है? रक्त आ गया है लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल में जब शुद्ध रक्त आ जाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, O2 युक्त रक्त होता है। उसके बाद स्टूडेंट ये वाई कास्पिड बल्ब से, तो जैसे कि स्टूडेंट ये ट्राई कास्पिड बल्ब लगे हुए थे, ऐसे ही लेफ्ट वाली साइड में वाई कास्पिड बल्ब लगे रहते हैं। स्टूडेंट इसका मतलब होता है द्विकपाट बल्ब, हिंदी में वाई कास्पिड बल्ब को कहते हैं द्विकपाट बल्ब। इस तरीके से दो बल्ब लगे रहते हैं, और दो बल्ब के माध्यम से जो लेफ्ट ऑरिकल में स्टूडेंट ब्लड आया था, वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल में जो शुद्ध रक्त आया है, और इसी के साथ ही हमारा जो हृदय होता है वो जैसे ही पंप करता है, और पंप के साथ में वो शुद्ध रक्त किस में आ जाता है? ये सबसे बड़ी धमनी में आ जाता है, अर्थात सबसे बड़े ऑर्टा में आ जाता है। तो स्टूडेंट जो ऑर्टा होता है, यहीं पर एक ऑर्टिक वाल्व भी लगा रहता है। जैसे ही हमारा हार्ट पंप करता है, धड़कता है, तभी शुद्ध रक्त ऑर्टिक वाल्व के माध्यम से सबसे बड़ी धमनी महाधमनी में आ जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट दिख रही होगी, ये महाधमनी होती है। तो स्टूडेंट जैसे महासिरा थी दो इस तरीके से, वैसे ही महाधमनी होती है। महाधमनी क्या करती है? तो महाधमनी हृदय से ब्लड को सभी अंगों तक पहुंचाती है। और सिराओं का क्या काम होता है? सिराओं का काम होता है कि सभी अंगों से ब्लड को हार्ट तक लाना। और धमनी का क्या कार्य होता है? तो धमनी का कार्य होता है हार्ट से सभी अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाना। तो स्टूडेंट जैसे ही पंप करता है हमारा हार्ट, जैसे ही धड़कता है, वैसे ही स्टूडेंट शुद्ध रक्त ऑर्टिक वाल्व के माध्यम से सबसे बड़ी धमनी में आ जाता है। और उन धमनी के आगे छोटी छोटी धमनियाँ लगी रहती हैं, उससे भी आगे उससे छोटी छोटी धमनियाँ लगी रहती हैं। और इसी की तरीके से पूरे शरीर में, अर्थात शरीर के सभी अंगों में ब्लड पहुंच जाता है, शुद्ध रक्त। और स्टूडेंट जैसे शुद्ध रक्त पहुंचा है, तो उस शुद्ध रक्त में क्या क्या होता है? स्टूडेंट जो शुद्ध रक्त होता है वो O2 युक्त होता है। और जैसा कि कोशिकाओं के पास पहले से ही ग्लूकोज रहता है, जैसा हम खाना खाते हैं, खाना से हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है, और हम जो ब्लड होता है, ब्लड ऑक्सीजन ले जाता है, और ब्लड से ग्लूकोज क्रिया करके CO2 बनाता है, पानी बनाता है और ऊर्जा बनाता है। तो जो ऊर्जा बनाता है वो सेल अपने पास रख लेता है, और स्टूडेंट ब्लड में CO2 जो घुल जाती है वो ब्लड अशुद्ध हो जाता है, और वो सिराओं के माध्यम से वापस महासिरा में आता है। और महासिरा से कहाँ आता है? तो राइट ऑरिकल में आता है। और स्टूडेंट फिर से यही क्रिया होती है, और यही क्रिया होती रहती है। तो स्टूडेंट आप अच्छे समझ गए होंगे कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़े करते हैं। हृदय क्या करता है? हृदय पंप करता है, अर्थात पंप के माध्यम से सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? तो स्टूडेंट हार्ट में 4 बल्ब होते हैं। एक ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, एक बाइकस्पिड बल्ब होता है, एक सेमी लोनार बल्ब होता है, और एक ऑर्टिक बल्ब होता है। तो स्टूडेंट इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 4 बल्ब होते हैं। स्टूडेंट जो ट्राइकस्पिड बल्ब होते हैं, अर्थात यहाँ पर 3 बल्ब लगे होते हैं, वो उनकी क्लोजिंग साउंड क्या होती है? तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे कि जो अशुद्ध रक्त आता है वो राइट ऑरिकल में आता है। तो स्टूडेंट राइट ऑरिकल में मान लीजिए रक्त आ गया, तो राइट ऑरिकल में आ गया, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में आता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि राइट वेंट्रिकल से वापस चला जाए राइट ऑरिकल में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये ट्राइकास्पिड जो बल्ब होते हैं, ये रक्त को ऊपर से नीचे वाले में तो आने देते हैं, लेकिन नीचे से वापस ऊपर नहीं जाने देते हैं। यानी कि राइट वेंट्रिकल से अगर कहीं निकलता है ब्लड, अर्थात रक्त कहीं जाता है, तो वो पल्मोनरी धमनी से फेफड़ों के पास जाता है। ये जो वल्व होते हैं इनकी क्लोजिंग साउंड होती है, अर्थात ऊपर से ब्लड जब नीचे आ जाता है तो
ये वल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इन क्लोजिंग साउंड होती है वो नॉर्मल स्थिति में लव की होती है। तो देखा होगा आपने स्टूडेंट जब भी कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के वो क्या सुनते हैं, वो हार्ट की यही स्थिति सुनते हैं। तो स्टूडेंट ये ट्राइकास्पिड जो वल्व होते हैं ये खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। जैसे जैसे रक्त हमारा राइट ऑरिकल में आता जाता है वैसे वैसे खुलते हैं और रक्त वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर से बंद हो जाता है। तो स्टूडेंट इसकी साउंड से क्वेश्चन बन जाता है कि ये इसकी साउंड क्या होती है। तो स्टूडेंट इसकी क्लोजिंग साउंड होती है। तो जैसे ही स्टूडेंट ये वल्व बंद होते हैं वैसे ही इनमें से साउंड निकला करती है। तो स्टूडेंट जो नॉर्मल व्यक्ति होता है अर्थात स्वस्थ व्यक्ति होता है, बीमार नहीं है, तो इन ट्राइकास्पिड वल्व की जो क्लोजिंग साउंड होती है अर्थात बंद होने की साउंड होती है वो लव करके होती है। और आपने देखा भी होगा स्टूडेंट जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के क्या देखता है हार्ट के पास, तो वही यही क्लोजिंग साउंड देखता है। अगर लब की आवाज़ आती है तो मनुष्य स्वस्थ है, अगर मुरमुर की आवाज़ आती है तो इसका मतलब वो मनुष्य स्वस्थ नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में लब की आवाज़ आती है, अब नॉर्मल कंडीशन में मुरमुर की आवाज़ आती है। जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकास्पिड वल्व लगे रहते हैं ये वल्व भी आवाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट इनकी क्लोजिंग साउंड क्या होती है, तो इनकी क्लोजिंग साउंड डब की होती है। अर्थात स्टूडेंट लव डब की आवाज़ आ रही है तो मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि स्टूडेंट जो ट्राइकास्पिड वल्व होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में लव की आवाज़ करते हैं और जो बाइकास्पिड वल्व होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में डब की आवाज़ करते हैं। और स्टूडेंट ये दोनों ही वल्व अबनॉर्मल स्थिति में अर्थात अगर मनुष्य बीमार है या कोई प्रॉब्लम है तो अबनॉर्मल कंडीशन में मुरमुर की आवाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट एक बार इसको फिर से अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट हार्ट जो होता है हार्ट को 4 चेंबर में बांटती है। कौन सी मांसपेशी बांटती है, तो सेप्टम मांसपेशी बांटती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 4 चेंबर में हार्ट को कौन बांटता है, तो सेप्टम मांसपेशी 4 चेंबर में बांटती है। स्टूडेंट रक्त को लेके कौन आता है हार्ट में, तो महाशिरा लेके आती है। स्टूडेंट हार्ट के ऊपर वाले अंगों से रक्त को लेके कौन आता है, तो सुपीरियर वेना कावा लेके आती है। और हार्ट के नीचे वाले अंगों से रक्त को लेके कौन आता है, तो इन्फीरियर वेना कावा लेके आती है। इसके बाद स्टूडेंट राइट ऑरिकल में जो अशुद्ध रक्त है, जो CO2 युक्त रक्त है, वो ट्राइकास्पिड वल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में सेमी लेनार वल्व के द्वारा पल्मोनरी धमनी में आता है, जिसको फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। पल्मोनरी धमनी में आने के बाद में जो रक्त होता है वो फेफड़ों में जाता है अर्थात लंग्स में जाता है और वहाँ रक्त का शुद्धिकरण होता है अर्थात CO2 निकलती है और O2 उसमें घुलती है। तो स्टूडेंट जो रक्त में O2 घुल गई है वो रक्त कहाँ जाता है, तो वो रक्त पल्मोनरी सिरा में। स्टूडेंट जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये पल्मोनरी सिरा है, पल्मोनरी सिरा में जाती है। इसको हम फुफ्फुस सिरा भी कहते हैं। फुफ्फुस सिरा में जाने के बाद में सीधा वो रक्त कहाँ जाता है, तो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल में जो आता है वो शुद्ध रक्त होता है। उसके बाद में बाइकास्पिड, स्टूडेंट ये 2 वल्व लगे हुए हैं, इसे बाइकास्पिड वल्व कहते हैं, इसको या द्विकपाट वल्व कहते हैं। इन द्विकपाट वल्व के माध्यम से रक्त कहाँ आता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे बड़ा चेम्बर होता है और सबसे मजबूत चेम्बर होता है। जैसे ही हार्ट धड़कता है वैसे ही स्टूडेंट जो रक्त होता है वो ऑर्टिक वल्व के माध्यम से सबसे बड़ी धमनी महाधमनी में आ जाता है और उसके बाद स्टूडेंट छोटी छोटी धमनियाँ लगी रहती हैं और उन्हीं के माध्यम से पूरे शरीर के अंगों तक रक्त शुद्ध पहुंचता रहता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे कि परिसंचरण तंत्र में 2 अंग मुख्यतः होते हैं, एक हृदय और दूसरी रक्त वाहिकाएँ। तो स्टूडेंट हृदय के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और समझ भी लिए हैं। अब हम रक्त वाहिकाएँ को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट रक्त वाहिकाएँ ये 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 धमनी, नंबर 2 सिरा। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे रक्त को लेके कौन आता है, तो रक्त को सिराएँ लेके आती हैं और रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाता कौन है, तो धमनी पहुंचाती हैं। तो स्टूडेंट जो रक्त को पहुंचाती हैं उनको धमनी कहते हैं अर्थात धमनी नसें कहते हैं और जो रक्त को लेके आती हैं उनको हम सिरा वाली नसें कहते हैं। तो स्टूडेंट इनसे जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट बनते हैं, उसको हम अच्छे से समझते हैं।
शुद्ध रक्त O2 युक्त रक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, धमनी जो होती है, धमनी हृदय से सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाती है। तो वो रक्त कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है, जैसा कि हम पढ़ लिए हैं, अर्थात O2 युक्त होता है। इसके बाद में हृदय से शरीर की तरफ जाता है। धमनी होती है, धमनी क्या करती है? हृदय से शरीर के सभी अंगों तक रक्त को ले जाती है। ये अंदर मांसपेशी में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो धमनियाँ होती हैं वो अंदर मांसपेशियों में होती हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप हाथों में पैरों में देखते होंगे, आपको नसें दिखती हैं, वो स्टूडेंट धमनियाँ नहीं होती हैं, वो सिराएं होती हैं। धमनियाँ अंदर होती हैं, क्योंकि धमनियों से रक्त जाता है हमारे हृदय से, तो जब रक्त जाता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए धमनियाँ अंदर होती हैं। क्योंकि धमनियाँ अगर बाहर होती तो वो फटने का डर है। जब रक्त हृदय से अंगों तक जाता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ तो ऐसी कंडीशन में फटने का भी डर रहता है। इसलिए स्टूडेंट, जो धमनियाँ होती हैं वो शरीर के अंदर मांसपेशियों में होती हैं, बाहर जो दिखती हैं वो सिराएं होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट, लाल रक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, धमनियों में जो होता है वो लाल रक्त होता है, और हम आपको बताए भी थे जो शुद्ध रक्त होता है, O2 युक्त रक्त होता है, उसका रंग लाल होता है। रक्तदाब 120 mm प्रति HG होता है। स्टूडेंट, जो धमनियों में प्रेशर होता है, रक्त का दाब होता है, वो 120 mm प्रति मरकरी होता है। अब स्टूडेंट, हम सिराओं को समझते हैं। नंबर 2, सिरा, अशुद्ध रक्त CO2 युक्त, अर्थात स्टूडेंट सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि शरीर के सभी अंगों से वापस रक्त को कौन लाता है? तो सिरा लाती है, और कहाँ लाती है? हृदय में लाती है। तो स्टूडेंट, जो सिराएं वापस रक्त को लाती हैं वो अशुद्ध रक्त होता है, मतलब CO2 युक्त रक्त होता है। शरीर के अंगों से हृदय की तरफ रक्त लेकर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे, शरीर के अंगों से हृदय की तरफ रक्त को लेकर आती हैं। वाल्व लगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? वाल्व लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना, धमनियाँ जो होती हैं उनमें बीच बीच में बल्ब नहीं लगे होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपको हार्ट में बताए थे, हार्ट में 4 बल्ब लगे होते हैं। ट्राइकास्पिड बल्ब होते हैं, वाइकास्पिड बल्ब होते हैं, सेमी लूनार बल्ब होते हैं, एक ऑर्टिक बल्ब होते हैं। ये 4 बल्ब होते हैं। ऐसे ही बल्ब धमनियों में नहीं लगे रहते हैं, सिराओं में लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट, सिराओं में क्यों लगे रहते हैं? सिराओं में इसलिए लगे रहते हैं स्टूडेंट, जब रक्त जाता है तो धमनियों के माध्यम से जाता है, और जब भी रक्त जाता है तो प्रेशर के साथ जाता है। तो प्रेशर के साथ जाता है तो रक्त तो रास्ते में नहीं रुकेगा, लेकिन जब आता है तो उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। किसी अंग से हृदय तक रक्त को आना है और प्रेशर उसका कम हो गया, तो हो सकता है कि वो रास्ते में रुक जाए, और रास्ते में रुक जाएगा तो वो वापस हो सकता है। इसीलिए जगह जगह वाल्व लगे होते हैं कि वो बिल्कुल वापस उस अंग तक नहीं पहुँच। नीला रक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, जो अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रक्त नीला रंग होता है। और जो सिराएँ जो होती हैं वो बिल्कुल त्वचा के करीब होती हैं, त्वचा के नीचे होती हैं, अर्थात स्टूडेंट त्वचा के करीब होती हैं सिराएं। जैसे कि स्टूडेंट हम धमनी के बारे में बताए थे, धमनी जो होती हैं वो मांसपेशियों में अंदर होती हैं, सिराएं जो होती हैं वो बिल्कुल त्वचा के नीचे होती हैं, ऊपर से दिखती भी हैं। रक्तदाब कितना होता है? तो स्टूडेंट सिराओं में रक्तदाब होता है 80 mm प्रति मरकरी। तो स्टूडेंट मरकरी का मतलब हम बता दिए हैं। इसका मतलब रक्त जाने वाला होता है उसका प्रेशर 120 होना चाहिए, आने वाला होता है उसका 80 mm प्रेशर होना चाहिए। इतना ब्लड प्रेशर होता है तो सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। हृदय धड़कन, तो स्टूडेंट हृदय की धड़कन के बारे में थोड़ा समझते हैं। ब्लड आउट, जब हमारा हृदय पंप करता है अर्थात ब्लड को आउट करता है, उसको सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल की कंडीशन में क्या होता है? तो सिस्टोल की कंडीशन में हृदय संकुचित हो जाता है, अर्थात हृदय सिकुड़ जाता है। एक संकुचन में समय 0.3 सेकंड लगता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार अगर हृदय संकुचित होता है अर्थात चिपकता है, अर्थात ब्लड को आउट करता है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकंड लगता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को सिस्टोल कहते हैं। ब्लड इन, अर्थात स्टूडेंट जो ब्लड बाहर से अंदर आता है सिराओं के माध्यम से, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम डायास्टोल कहते हैं। स्टूडेंट डायास्टोल की कंडीशन को, स्टूडेंट डायास्टोल का मतलब क्या होता है? डायास्टोल का मतलब होता है हृदय का फैलना। तो स्टूडेंट जब हृदय फैलता है उस कंडीशन को डायास्टोल कहते हैं। और जब हृदय फैलेगा इसका मतलब क्या है कि जो रक्त होगा वो सभी अंगों से सिरा के माध्यम से हार्ट में वापस आएगा। और एक बार फैलने में समय 0.5 सेकंड लगता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे सिस्टोल की कंडीशन में 0.3 सेकंड का समय लगता है, वैसे ही डायास्टोल की कंडीशन में
0.5 सेकंड समय लगता है। अर्थात स्टूडेंट सिस्टोल और डायस्टोल अर्थात एक बार हृदय का संकुचित होने में और एक बार हृदय का फैलने में, अर्थात एक धड़कन में समय कितना लगता है, तो एक धड़कन में समय लगता है 0.8 सेकंड। हृदय को एक बार धड़कने में कुल 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, तो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो एक मिनट में लगभग 72 से 75 बार हमारा हृदय धड़कता है। तो स्टूडेंट इससे क्वेश्चन बनता है कि युवा अवस्था में कितनी बार धड़कता है, बच्चों में कितनी बार धड़कता है और भ्रूण अवस्था में कितनी बार धड़कता है। तो स्टूडेंट इसको एक बार हम देखते हैं। युवा अवस्था में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, बच्चे में स्टूडेंट ये 150 बार धड़कता है और भ्रूण अवस्था में ये 200 बार धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, भ्रूण अवस्था का क्या मतलब होता है, तो भ्रूण अवस्था का मतलब होता है जब बच्चा अर्थात बेबी माँ के पेट में होता है, जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, वो भ्रूण अवस्था होती है। उस भ्रूण अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 200 बार धड़कता है और बच्चे की कंडीशन में 150 बार और युवा अवस्था की अवस्था में 72 बार धड़कता है। एक धड़कन बराबर क्या होता है, तो स्टूडेंट एक धड़कन बराबर एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल, मतलब एक बार हृदय का संकुचित होना और एक बार हृदय का फैलना एक धड़कन कहलाती है। और संकुचित में क्या होता है, ब्लड आउट होता है और हृदय के फैलने में क्या होता है, तो हृदय के फैलने में ब्लड इन होता है। स्टूडेंट हम रक्तमार्ग समझते हैं। रक्तमार्ग का मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो रक्त होता है वो कहाँ कहाँ से किस तरीके से कहाँ कहाँ जाता है और किस किस से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो रक्त होता है वो महाधमनी से निकलता है। स्टूडेंट महाधमनी किससे जुड़ी रहती है, 4 चेंबर में से, तो स्टूडेंट महाधमनी जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जुड़ी रहती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में हमने क्या बताया था कि चारों चेंबर में से लेफ्ट वेंट्रिकल जो चेंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे मजबूत होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट महाधमनी से रक्त निकलता है, महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनियों के बाद में छोटी छोटी धमनियाँ रहती हैं, छोटी छोटी धमनियों के बाद में केशिकाएं रहती हैं, कैपिलरी रहती हैं, बहुत छोटी छोटी धमनी होती हैं, उनको हम केशिका कहते हैं। और केशिका में पहुंचने के बाद में जो ब्लड होता है वो हमारे त्वचा तक पहुंचता है, अर्थात सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं के पास पहुंचने के बाद में कोशिका क्या करती हैं, ब्लड से ऑक्सीजन लेती हैं और कोशिकाओं के पास पहले से ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की क्रिया होती है और इस क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है CO2 में, H2O में और एनर्जी में। तो स्टूडेंट जो एनर्जी होती है वो कोशिका अपने पास रख लेती है और जल को भी अपने पास रख लेती है। थोड़ा बहुत जल जो एक्स्ट्रा होता है उसको वापस रक्त को दे देती है और CO2 गैस जो होती है CO2 को भी वापस रक्त में घोल देती है। घोलने के बाद में छोटी सिरा में आता है, छोटी सिरा में आने के बाद में सिराओं में आता है, सिराओं में आने के बाद में महासिरा में आता है और स्टूडेंट महासिरा में आने के बाद में राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल किसका भाग है, तो हार्ट का भाग है। जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, उसके बाद में ब्लड राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल में आने के बाद में ट्राइकास्पिड वल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में सेमी ल्यूनार वल्व के द्वारा वो फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। फुफ्फुस धमनी के बाद में कहाँ जाता है, तो फेफड़े के पास जाता है, लंग्स के पास जाता है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो CO2 लेके आया था ब्लड, उस CO2 का प्यूरिफिकेशन होता है, अर्थात शुद्धिकरण होता है। CO2 को निकाला जाता है और उसके बाद में उसमें O2 और उसके बाद में और ब्लड में O2 को घोला जाता है। और घुलने का कार्य कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। O2 को घुलने के बाद में ब्लड कहाँ जाता है, तो फुफ्फुस सिरा में जाता है। फुफ्फुस सिरा में जाने के बाद में लेफ्ट ऑरिकल में जाता है और लेफ्ट ऑरिकल में जाने के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जुड़ी रहती है महाधमनी और फिर से जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो महाधमनी में आता है और इसी तरीके से फिर से क्रम चलता रहता है। तो ऐसा ही क्रम चलता रहता है। स्टूडेंट नोट में कुछ बताया गया है, रक्त दाब को एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर होता है इसको नियंत्रित कौन करता है, आपने देखा होगा किसी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है या किसी किसी का कम हो रहता है, तो इसको नियंत्रित कौन करता है, तो स्टूडेंट इसको एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करती है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, एड्रिनल ग्रंथि स्टूडेंट किडनी के जस्ट ऊपर होती है। किडनी को वृक्क भी बोलते हैं, वृक्क के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम बताए थे, जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो
किसी न किसी लिक्विड का सिक्रेशन करती हैं, अर्थात किसी द्रव पदार्थ को निकालती हैं। तो स्टूडेंट एड्रिनल ग्रंथि भी किसी न किसी द्रव पदार्थ को निकालती होगी। जी हाँ, कौन से द्रव पदार्थ को निकालती है? तो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक